नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान पर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बुरी तरह से फंसा दिया है। इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया के सामने ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कैसे? एक एक तथ्य आज के शो में हम आपसे निवेदन करेंगे, कभी कभी बीच में करते हैं निवेदन कि पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो परमाणु हथियारों की होड़ है वो समझ में आ जाएगी आपको कि वो होड़ है, उस होड़ में कौन कौन की प्लेयर हैं और कौन कौन उसमें सबसे बड़े धोखेबाज या मक्कार करेक्टर हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। तो जो ये रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है आईएईए की। आईएईए के डायरेक्टर जो हैं मारियानो ग्रासी ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के बाद अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इजराइल और अमेरिका, खासकर इजराइल, क्योंकि अमेरिका अभी भी पीछे छिपा हुआ है, इजराइल युद्ध अपराधी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि आपने जिस आधार पर युद्ध छेड़ा है वो आधारहीन निकला, यानी फर्जी निकला, झूठा निकला है। भाव को लाइए चर्चा में, बहुत सारे तथ्य, सिर्फ हम तथ्य रखेंगे। स्वागत है भाव आपका। तथ्य रखूंगा, विश्लेषण भाव आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले आप देखिए हेडलाइन, खबर क्या है। खबर बिना भूमिका इंट्रोड्यूस करते हैं, खबर लाइए। सबसे पहले खबर लाइए, अल जजीरा आईएईए चीफ मारियानो ग्रासी जो हैं, उन्होंने क्या कहा है? नो एविडेंस ईरान इज बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन। कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार बना रहा है। ये बात कौन बोला है? आईएईए चीफ। आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये एजेंसी पूरी दुनिया में वो परमाणु ऊर्जा, चाहे हथियार के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे फार्मा में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे एनर्जी में इस्तेमाल हो रहा हो, जहां पर भी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है दुनिया में, उन पर नजर रखने का काम आईएईए का है। वो काम ट्रंप को, नेतन्याहू को, पुतिन को, जिनपिंग को, किसी को नहीं दिया गया है। ये इस एजेंसी का काम है, जिसका काम है उसने खारिज कर दिया। अगली लाइए, अल जजीरा पर हो सकता है लोग कहें अरब कंट्रीज का है, इसलिए हम ये ले आते हैं। ये सीएनबीसी टीवी जो है, व्हाई डिड नॉट से दैट आईएईए चीफ डिनाइज ईरान बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन। आईएईए चीफ ने डिनाई कर दिया है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। आपको और दिखा देते हैं, अगली खबर लाइए। इस खबर में डिटेल है, पूरी डिटेल भाव एक बार आपको बता देंगे। Found no element to indicate Iran was building nuclear bomb, didn't share scientists detail with Israel. IAEA chief राफेल ग्रासी, ये राफेल मारियानो ग्रासी, इन्होंने कहा है। इस पूरी खबर को जरा चला दीजिए भाव एक बार, इस पूरी खबर को, क्योंकि अंग्रेजी में पूरी खबर को हिंदी में भाव डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्या है पूरा इस हिस्से में, इस खबर के हिस्से। भाव देखिए, खबर ये है, वी डिड नॉट फाइंड एनी एलिमेंट इन ईरान to indicate that there is an active systematic plan to build a nuclear weapon. International Atomic Energy Agency IAEA Director Rafael Grossi told Al Jazeera. The exclusive interview with Grossi is scheduled to be broadcast at later time today. ग्रॉसी इम्पेसिस्ट, इसमें यह कहा गया है पहले पैराग्राफ में, यदि मैं कहूं, हमको ईरान में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे हम ये कह सकते हैं कि ईरान एटॉमिक वेपन या एटॉमिक बम बना रहा है। ये ग्रासी साहब ने कहा, जो डायरेक्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। उन्होंने अल जजीरा के एक डिटेल इंटरव्यू में ये कहा। Grossi emphasized that no elements were found to allow us inspectors to affirm that there was a nuclear weapon that was being manufactured or produced anywhere in Iran.
मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी इंस्पेक्टर्स गए वो बिल्कुल इस बात के साथ कंफर्मेशन लेके आए कि ईरान के भूमि पर कहीं पर भी एटॉमिक बम का निर्माण होने का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि we also clarified that the agency does not have personal information on Iran's nuclear scientists. He added that Iran's claim that IAEA has leaked a report to Israel is untrue. उन्होंने कहा कि हमारे पास ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के व्यक्तिगत डाटा किसी हमारे पास नहीं होते हैं और ये भी नहीं है कि हमने, जैसा कि ईरान हम पे आरोप लगा रहा है कि हमने कोई डाटा लीक किया है इजराइल को, वो भी बात गलत है। Earlier, IAEA has found proof that Iran carried out a range of activity relevant to development of nuclear explosive devices. इसके पहले ये जरूर है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे जिससे हम ये कह सकते थे कि ईरान एटॉमिक वेपन यानी एटॉमिक बम बनाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो 1980 से लेके 2003 तक ये रिपोर्ट हमारी लगातार आती रही। लेकिन 2009 के बाद हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आफ्टर 2009 देयर आर नो क्रेडिबल इंडिकेशंस दैट इट कंटिन्यूड विद दीज एक्टिविटीज। लेकिन 2009 के बाद हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो अभी भी वेपन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जून 16, एक मिनट आगे वो लीक वाला भी पोर्शन, क्योंकि इसमें रिलेवेंट होगा जो आप लीक की बात करेंगे। ऑन जून 16 ग्रॉसी हैड साउंडेड अ वार्निंग दैट एस्केलेटिंग confrontation between Israel and Iran pose serious damage to diplomacy and nuclear safety and asked all parties to exercise maximum restraint. उन्होंने 16 जून को ही एक वार्निंग दी थी कि इजराइल और ईरान ये अपना युद्ध बंद करे, ये जो युद्ध का खुमार बढ़ रहा है इसको एकदम ठंडा रखे, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी कूटनीति पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन न्यूक्लियर सेफ्टी जो है, आप न्यूक्लियर किसी के लिए भी, जैसा कि आप ओपनिंग में कह रहे थे आशीष जी, कि आप फार्मा के लिए भी यूज कर सकते हो, एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हो, वेपन के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रोसेस वही है। तो कोई भी लीक हो गया, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी लीक हो गया तो वो उतना ही डैमेज करेगा जितना एक एटम बॉम्ब करता है। उन्हें कहा कि ये सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, मानवता के लिए बहुत घातक होगा। ये वार्निंग उन्होंने 16 जून को दी, आज 19 है, 3 दिन पहले। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तीन जो है वहां पर ठिकाने हैं जो ईरान के भीतर जहां पर परमाणु रिएक्टर्स हैं, जहां पर काम चल रहा है यूरेनियम संवर्धन का। ये 3 है, नतांज, लेकिन थोड़ा हम दर्शकों को ये बताएं कि ये तीनों जगह पे यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा है, लेकिन वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए नहीं। वही बात ये आईएईए ने क्लियर किया। नतांज, फोर्डो और इस्फहान, इन 3 जगह चलता है। इजराइल ने जो अटैक शुरू किया 7 दिन पहले, जब पहले बार अटैक किया पहली बार, तो यही बोल करके किया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। अमेरिका ने जो सबसे पहले बैकिंग की इजराइल की, तो ये बोल के की कि परमाणु हथियार नहीं बना सकता ईरान, इसलिए इजराइल ने जो कुछ किया वो आत्मरक्षा के लिए किया है, वो उचित है। G7 में जाइए, G7 कंट्रीज ने एक प्रस्ताव पर दस्तखत किया। उन्होंने भी कहा कि ईरान को हम परमाणु हथियार बनाने की इजाजत कतई नहीं दे सकते। सब एक बात पे लामबंद हो गए और जस्टिफाई करने लगे ईरान पर हो रहे अटैक। लेकिन आज क्या G7, अमेरिका, नेतन्याहू ये पूरी दुनिया को मुंह दिखाने लायक हैं? क्या ये माफी मांगेंगे? क्या तत्काल इन्हें नहीं पीछे अपने कदम खींचने चाहिए? जब परमाणु की जो है ऊर्जा एजेंसी जो है अंतरराष्ट्रीय, उसी ने नकार दिया है इस बात को कि कोई नहीं है। ऊपर से
लीकेज नतांज पर जो पहले दिन बम्बार्डमेंट किया इजराइल ने, उसके बाद ही उसमें IAEA ने ही कहा है कि लीकेज की आशंका बहुत बलवती है, प्रबल है। खबर दिखाइए, लाइए स्क्रीन पर। परमाणु खतरे के साए में दुनिया, इजराइल ने ईरान हमले से रेडियो एक्टिव रिसाव का डर, इजराइल के हमले से IAEA ने दी चेतावनी। अब ये चेतावनी जारी कर दी। इजराइल ने परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों ने कहा है कि रेडियोलॉजिकल रिसाव के जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन के प्रमुख राफेल ग्रासी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र नातांज प्रतिष्ठान को हुए नुकसान से रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव और केमिकल कंटामिनेशन दोनों की संभावना है। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अगर ये रेडियो एक्टिव रिसाव होगा तो जब एक देश परमाणु की चपेट में आ ही जाएगा, बम गिरे न गिरे, तो परमाणु युद्ध का खतरा नेचुरली बढ़ जाएगा। यूरोपीय संघ भी इसका विरोध करता है, ईरान के परमाणु हथियार का सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन IAEA के इस रिपोर्ट के बाद क्या मुंह दिखाएंगे भाऊ, पहला सवाल। लेकिन अभी मैं दर्शकों से बता दूं, इसके बाद असली खेल जो आपको बताना जरूरी है, इजराइल के पास परमाणु हथियार है कि नहीं है। अभी इसके बाद वाले सेक्शन में हम इसी सवाल के बाद आएंगे, है कि नहीं है। अगर है तो उस पे दुनिया क्यों खामोश है, इजराइल क्यों रख सकता है और ईरान क्यों नहीं रख सकता, इजराइल क्यों NPT में नहीं है। NPT में परमाणु अप्रसार संधि जिसमें दुनिया के सभी देश हैं, ईरान भी है, अमेरिका भी है, भारत भी है, सब हैं, लेकिन इजराइल नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्या अमेरिका के दोगलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है? यही प्रमाण हम आगे लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले इन दो पोर्शंस पे, एक तो रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा और दूसरे तरफ IAEA की ये रिपोर्ट। इसके बाद अब ट्रंप और नेतन्याहू, क्या ये दुनिया के सामने अपराधी नहीं घोषित होने चाहिए दोनों? देखिए आशीष, मुझे ये बिल्कुल इराक रिपीट होते हुए दिखाई देता है। हाँ, जब सद्दाम हुसैन, कौन था सद्दाम हुसैन? सद्दाम हुसैन ये अमेरिका का ही मित्र था। लेकिन जब सद्दाम हुसैन स्ट्रांग हो गया तो सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए और इराक के ऑयल फील्ड अपने कंट्रोल में लेने के लिए अमेरिका ने एक मनगढ़ंत थ्योरी रची कि इराक केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है और वो मानवता के लिए घातक है। तो नाम मानवता का लेते हैं, लड़ते अपने स्वार्थ के लिए। और फिर इराक के खिलाफ बड़ा लंबा युद्ध ठोका और उस युद्ध में सद्दाम हुसैन को पकड़े गए, उसको फांसी हो गई। आज इराक का सारा ऑयल फील्ड अमेरिका के प्रभुत्व में। हाँ। क्या ईरान, जो एक समय अमेरिका का दोस्त था, जब ईरान में शाह हुआ करते थे, अमेरिका का पूरा अमेरिका ही ईरान को चलाता था। खैमेनी के आने के बाद वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां क्रांति हुई और खैमेनी के पास सत्ता आई। तब से अमेरिका की आंखों में ये खूब रहा है। तो क्या न्यूक्लियर वेपन के नाम पे ईरान को बर्बाद कर फिर उसका हश्र इराक जैसा करने का प्रयास अमेरिका कर रहा है? और जो लोग अमेरिका को साथ दे रहे हैं कि क्या ये पाप में भागीदारी है? मुझे याद है ब्रिटेन ने इराक युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व से माफी मांगी थी, ये बोल के कि हमसे गलती हो गई, हमको गलत इंफॉर्मेशन थी कि इनके पास केमिकल वेपन है और बायोलॉजिकल वेपन है। क्योंकि सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने और फांसी देने के बाद भी जब पूरा देश खंगाल मारा तो कहीं भी केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन नहीं मिले, ना कोई प्रोग्राम मिला। यहां तो एडवांस में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन इन एडवांस में बता रहा है कि 2009 के बाद तो ये बिल्कुल दूर है। 2009 और आज के डेट में फारस के खाड़ी में बहुत पानी बह गया। आज करीब करीब 16 साल हो गए इस बात को। 16 साल में उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की। तो ये अमेरिका और इजराइल को कहां से दिखी
कि वहां एक्टिविटी हो रही है। हम्म, हम्म, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान नहीं कर रहा था, उन्होंने कहा कि अर्ली 80s 1980s के शुरुआती से वो कार्यक्रम में लगा हुआ था। हम्म, उसके बाद 2003 तक लगातार वो प्रयास कर रहा था। हम्म, फिर 2003 के बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर आए तो उससे दूर हटने लगा, और 2009 के बाद तो वो टोटल हट गया। हम्म, तो आप किसको मानोगे? क्या अमेरिका जो कहेगा वही सच मानेंगे? हम्म, और अमेरिका गलत होता है तो फिर अमेरिका को सजा कौन देगा? इराक के मामले में अमेरिका गलत साबित हुआ, कौन सजा दे रहा है? कौन सा? हाँ, हाँ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक की कार्रवाई करता है, हम्म, सारे विश्व को मालूम है, लेकिन अमेरिका के चलते सब लोग चुप है। हम्म, जो पाकिस्तान आतंक का निर्यात करता है, जो पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्द अमेरिका के पॉलिसी की वजह से पनपे हैं, हम्म, वो उनको प्रिय हो जाता है। तो ये तो दादागिरी हो गई, हम्म, ये तो वन मैन शो हो गया। कोई भी कंट्री यदि आपको आंखें दिखाते हैं या आपका इंटरेस्ट है उस कंट्री से कुछ लेने का, तो ये तो औरंगजेब हो गया एक नया, हम्म, जन्म दिया अमेरिका ने एक नए औरंगजेब को, जो चाहे वो जिसको बदनाम करके किसी को भी कि नहीं इसने ये कर दिया और इसको मारो, खत्म करो इस देश को। कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। इराक के साथ न्याय हुआ, क्या ईरान के साथ न्याय होगा? सवाल ये है। अब इन कुछ लोग ये सवालों कहेंगे के कि एक तरफ नहीं, कुछ लोग यही मुझे कह रहा, क्योंकि यहाँ कुपढ़ों का अंध भक्तों में कुपढ़ बहुत है ना, पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ, तो हाँ, उसमें से ये आता है कि बताओ, एक तरफ बोलते कि एटॉमिक है भी नहीं है, दूसरी तरफ बोलते लीक होने का डर भी है। हाँ, कितना झूठ बोल रहे हैं लोग। एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रकल्प अलग होता है, एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रकल्प अलग होता है। भारत में भी एटॉमिक एनर्जी से अभी कोकण में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए बहुत विरोध हो रहा है कि एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक रिएक्टर से बाकायदा बिजली पैदा की जाती है। आपने बहुत चर्चा छेड़ी है, आपने चर्चा छेड़ी, हम अभी बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पे आ रहे हैं। अब चर्चा छेड़ी तो हम बता ही देते हैं, इन लोगों को बता देते हैं। दुनिया में जितनी कुल ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन, उसमें से 9% न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। अब इसका प्रोसेस भी बता देते हैं, जब चर्चा छेड़ दिया भाव ने। यूरेनियम जो है, ये यूरेनियम जब रॉ मिलता निकाला जाता है तो उसमें U-238 U-238 ये मैक्सिमम बहुतायत ये होता है 0.72%। मतलब पूरा जितना आप यूरेनियम निकाल लो, 50 किलो, 100 किलो, 1 क्विंटल यूरेनियम, उसमें 0.72% U-235 U-235 होता है। परमाणु बम बनाने के लिए U-235 चाहिए होता है। U-235 केमिस्ट्री जो लोग पढ़े होंगे उनको सब फॉर्मूला पता है, हमसे ज्यादा उनको पता होगा। तो U-238 जो मिलता है रॉ यूरेनियम, वो U-238 होता है। उसमें मात्र 0.72% U-235 होता है, और परमाणु बम के लिए U-235 चाहिए होता है। अब क्या होता है, जो जो सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस जिसको कहते हैं रिएक्टर में सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस, उसमें हाँ, ये कहते हैं ना यूरेनियम का संवर्धन करना है। तो संवर्धन कैसे करते हैं? U-238 में से U-235 को U-238 को संवर्धित करके U-235 इकट्ठा करते हैं, U-235 पे लाते हैं। कैसे लाते हैं अब वो भी बता देते हैं। U-238 को जो सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस होता है उसमें गैस में तब्दील कर देते हैं, गैस में U-238, और गैस में तब्दील करके बहुत तेज गति से इसे गोल उसको राउंड करते हैं वो मशीन में, बहुत तेज गति से। जब बहुत तेज गति से होता है तो जो U-238 होता है वो भारी होता है, वो किनारे चला जाता है, दूर होता जाता है, दूर होता जाता है। और जो संवर्धित U-235 होता है जो परमाणु बम के लिए चाहिए, वो बीच में इकट्ठा होता जाता है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते 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 वो 0.72% को बढ़ाते जाना होता है। परमाणु बम बनता है कब? जब U-235
90% हो जाए। अब सोचिए 0.72% होता है कितना, 0.72%, जाना कहाँ है 90%, मतलब 1% से भी कम है और 90% जाना है, करीब करीब 125, 130, 140 गुना उसको संवर्धित करना, 130-140 गुना संवर्धित करना है उसको। ये जब 90% पहुंचता है तब परमाणु बम बनता है। आइए की रिपोर्ट के मुताबिक आज अभी ईरान 60% पे पहुंचा है, 60% पे पहुंचा है। इजराइल के मुताबिक, हम दोनों बता देते हैं, आईएईए के मुताबिक 60% पहुंचा है, 90% अभी बहुत दूर है। इजराइल कहता है कि 82 से 83% पहुंच चुका है, 90% के करीब। ठीक, ये पूरा प्रोसेस था। लेकिन हम जिस सवाल पर आ रहे थे, जो 19वीं 20वीं सदी में हमने उपनिवेशवाद देखा है भाऊ, वो आर्थिक उपनिवेशवाद था। उसमें व्यापार के लिए घुसते थे, बाद में हथियार भी उठा लेते थे, व्यापार के पीछे हथियार। अब हथियार वाला उपनिवेशवाद है, पहले हथियार से मारो तब व्यापार करो, उल्टा हो गया। 19वीं 20वीं सदी के उपनिवेशवाद का ये और विकृत और खतरनाक स्वरूप है। वहां पे व्यापार के जरिए घुसते थे, तब हथियार लाते थे। यहाँ पहले हथियार से मार दो, खामनेई को निपटा दो, सद्दाम को निपटा दो, और तब व्यापार पे कब्जा कर लो उसके। ये उपनिवेशवाद और खतरनाक है। उस उपनिवेशवाद में 3-4 स्टेक होल्डर थे, अमेरिका नहीं था, ब्रिटेन था, स्पेन था, पुर्तगाल था, फ्रांस था। लेकिन इस उपनिवेशवाद में अकेले अमेरिका खड़ा है, डंडा। अब जो मैं जिस विषय पे आना चाहता था, क्या इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं या नहीं है? चीन के पास थे, भारत ने जस्टिफाई किया। भाव चीन के पास थे, हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन। भारत ने, इंदिरा गांधी ने 74 में विस्फोट किया पहला, और अटल जी ने फिर दूसरा विस्फोट किया। परमाणु शक्ति संपन्न बने क्योंकि हमारा पड़ोसी परमाणु हथियार वाला था। भारत बना, प्रतिबंध झेला। भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने का बहाना लेकर के पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हुआ, क्योंकि इसी अमेरिका ने कहा कि पड़ोसी उसका जो दुश्मन है वो परमाणु शक्ति संपन्न है। अब यही इसीलिए दो पड़ोसी इजराइल और ईरान हैं। क्या इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं? बहुत एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर इसकी ये क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक रिपोर्ट दिखाते जो हैं भाव, और जो मैं इसके पहले दो 30 सेकंड बोल दूं, जो इजराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, वो यूरेनियम संवर्धन 90% नहीं कर सकता, ऐसा है ही नहीं। रिपोर्ट से कहती है कि उनके पास एटॉमिक वेपन्स भी है, और उसकी जो तादाद है वो 90 से 100 के बीच में बताई जाती है। ठीक है, लेकिन ये कभी डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि जिस दिन ये परमाणु डिस्क्लोज करेंगे, उस दिन इनके पड़ोसियों को सबको ये अधिकार मिल जाएगा कि वो परमाणु हथियार बनाए। इन्होंने चुपचाप बना लिए, बनाने के बाद डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और फिर परमाणु आप कैसे बना रहे हो, इसके नीचे ये अमेरिका की और इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी। यही रिपोर्ट इसीलिए आज लाए कि ईरान को तो सब रोकोगे, G7 भी रोकेगा, पूरा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड रोकेगा, अमेरिका इजराइल रोकेगा। इजराइल के साथ, इजराइल एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया में इकलौता देश है जो परमाणु हथियार से संपन्न है, लेकिन ना तो एक्सेप्ट करता है और ना तो नकारता है। दोनों बात, मना भी नहीं किया आज तक और एक्सेप्ट भी नहीं किया। रिपोर्ट लाइए, जब रिपोर्ट में पढ़ दो, फिर इसके पीछे की कहानी भाव समझेंगे। ईरान पर बम और मिसाइलें बरसा रहे इजराइल के पास खुद कितने न्यूक्लियर हथियार हैं? जरा चलिए नीचे चलिए, खबरों के भीतर से ही खबरें आएंगी, नीचे चलिए, इसके आइए रिपोर्ट आप देखिए। इजराइल ने हाल में ही ईरान के तेहरान और दूसरे इलाकों पर सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाली साइटों पर हमला किया। दुनिया की निगाह ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर टिक गई है। लेकिन अब उसके नीचे आइए, वो सब कहानी तो आप सब जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमारी रिपोर्ट नहीं है, अमेरिका की रिपोर्ट है, इजराइल के पास कम से कम 90 परमाणु हथियार हैं। लंदन के, अब एक रिपोर्ट हो गई, दूसरी देखिए, लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के विशेषज्ञ अलेक्जेंडर के बोल्फ्रास कहते हैं कि इजराइल जानबूझकर अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर लगातार अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करता है ताकि भ्रम बना रहे।
इजराइल ने कभी परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, न ही उसने अपने परमाणु रिएक्टरों को आईएईए की निगरानी में दिया। आईएईए जो पूरी दुनिया कोई भी देश सबके परमाणु जो है रिएक्टर या जो उसके अड्डे होते हैं वहां वो करता है, निगरानी विजिट करता है, एनुअल विजिट 6 महीने पे 3 महीने विजिट करता है। इसने आज तक कभी घुसने भी नहीं दिया। माना जाता है कि इजराइल का परमाणु कार्यक्रम दक्षिणी इजराइल के डिमोना शहर के पास स्थित है, जिसे दशकों तक कपड़ा फैक्ट्री बनाकर छिपाया गया। इतिहास की बात करें तो इजराइल ने 1950 के दशक में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और 1960 के दशक तक उसने प्लूटोनियम आधारित हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली थी। फ्रांस ने इजराइल को रिएक्टर बनाने में मदद की थी, जो बाद में एक गुप्त परमाणु हथियार केंद्र बन गया। इजराइल के परमाणु हथियारों की सटीक संख्या तो आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन अनुमान है कि उसके पास 75 से 400 तक परमाणु बम हो सकते हैं। एक समय पर इजराइल के पास परमाणु तकनीशियन मोर्दके वानुनु ने दुनिया को इस गुप्त कार्यक्रम की जानकारी दी थी। देखिए, जानकारी भी इजराइल से ही आई है, जो उसके तकनीशियन थे, जिसके लिए उसे अगवा करके जेल में डाल दिया गया था। ये जेल में अगवा करके डाला गया। अब ये सैमसन विकल्प ये आता है इजराइल का एक एक्सक्यूज। इजराइल की एक गुप्त रणनीति है जिसके तहत अगर देश विनाश के कगार पर पहुंचे तो वह अपने सभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके आखिरी वार करेगा। यह नाम बाइबल के योद्धा सैमसन पर आधारित है, जिसने अंत में अपने शत्रुओं को खुद के साथ नष्ट कर दिया था। अब ये योद्धा खुद को सबके साथ नष्ट करने के लिए तैयार है, तो पड़ोसी क्यों नहीं? मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ एक देश जो सबको तबाह करता है, परेशान करता है, सब पे दादागिरी करता है, उसके पास परमाणु हथियार है। वो एनपीटी में नहीं आएगा। अमेरिका का दोगलापन, यहां मैं इजराइल की नहीं बात करूंगा, अमेरिका का दोगलापन देखिए, जिसके सामने हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं। एनपीटी में नहीं आएगा। दुनिया का कोई देश एनपीटी में आने से मना कर दे तो उसको प्रतिबंधित करता है अमेरिका। प्रतिबंध इतने लगा देता है कि वो तड़प तड़प के दम तोड़ दे। इजराइल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, एनपीटी का हिस्सा नहीं है। वो जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने ठिकानों का विजिट नहीं करने देता, कोई प्रतिबंध नहीं है। आज तो ये एक्शन ईरान के बदले इजराइल पर होना चाहिए, दुनिया को उसके वहां खड़ा होना चाहिए। सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी इजराइल अपने यहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं देती, तो डाउट किस पे आना चाहिए? ईरान में तो बाकायदा ये लोग चले गए, देख आए, बार बार हर पीरियड के बाद जाते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ईरान को क्लीन चिट दी, उन्होंने कहा कि नहीं एक जमाने में कर रहा था, लेकिन 2009 के बाद टोटली एकदम बंद हो गया। ऐसे में यदि कोई परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग करता हो तो उस देश को आप एटॉमिक बम के नाम से और या एक एटॉमिक वेपन बना रहा है इस नाम से नेस्तनाबूद करोगे, क्योंकि आपको वहां की सरकार पाकिस्तान के कंट्रोल वाली सरकार चाहिए, इसलिए आपको ईरान में एटम बम दिखता है। इजराइल ये आपके लिए ऐसा खुरापती एलिमेंट है कि जिस देश में चाहे आप ये नींबू निचोड़ के वहां पनीर बना सकते हो, दूध फाड़ सकते हो। इसलिए दूर दराज बैठा हुआ अमेरिका इजराइल को हमेशा पितृतुल्य प्रेम और स्नेह देते रहता है और उसके जरिए पूरा एशिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सभी पे अमेरिका अपना दबाव बना रहा है। ईरान में यदि वही शाह की सरकार होती तो शायद वो एटॉमिक बम भी बना लेता तो भी उस पर हमला नहीं होता, क्योंकि वो सरकार जो थी वो अमेरिका की गोद में बैठ के चल रही थी। तो यहाँ एक ही है, या तो आप मेरे साथ मैं जो चाहूं वो करिए, नहीं तो फिर हम आपको गांव में नहीं, किसी महिला को यदि पूरे गांव वाले तय करते और बोलते कि रात को काला जादू करती है,
निर्वस्त्र, अब हम कई कहानियां सुनते कि निर्वस्त्र करके महिला को घुमाया गया घुमाया, हाँ। और उसको बोला कि जादू टोना काला जादू करती है, हम्म, बच्चों को अगवा करती है। हम्म, ये होता क्या है? वो महिला कुछ प्रभुत्व, जो गांव पे जिनकी कसावट है, जो गांव पे दबाव रखते हैं, हम्म, गांव के जो दबंग लोग हैं, उनके सामने वो सरेंडर नहीं होती। हाँ, तो उसको ये व्यभिचारी उल्टा करके उसको समाज से दूर करते हैं। फिर वो खोलते तेल में उसका हाथ दे के उसको प्रूव करने के लिए बोलेंगे, अंगारों पे चलने के लिए बोलेंगे। ये सारा उसको प्रताड़ित करने के लिए होता है, क्योंकि वो इन बाहुबलियों के सामने झुकती नहीं। ऐसा ही अमेरिका का कुछ है। जो देश अमेरिका के आंखों में खुपता है, उसको अमेरिका सीधा बोल देता है कि एटॉमिक एनर्जी करो हमला। क्या अमेरिका ने, निर्लज्ज अमेरिका ने, शर्म भी आई उनको इराक के पूरे नरसंहार के बाद? हाँ, कम से लाखों कम लोग मारे। विश्व के बाकी देशों ने, जिन्होंने उस समय अमेरिका का साथ दिया, सद्दाम हुसैन की खिलाफत की, उन्हें कम से कम अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए। क्या वो सभी लोग फिर एक इंडिपेंडेंट देश, जो स्वतंत्र देश है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका का साथ देंगे? क्योंकि वो देश अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं। ये रिपोर्ट ने नग्न सत्य कर दिया, नंगा कर दिया। लेकिन फिर ये निर्लज्जता का अमृतकाल सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है, ये निर्लज्जता की सुनामी पूरे विश्व में चल रही है। तो अमेरिका भी इससे ग्रसित है। चलिए, अब तो और बड़ा नेतन्याहू का तो आपने एक कार्यक्रम में पूरा दिखाई दिया। हाँ, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से आप दिखा दो तो समझ में आ जाए। एग्जैक्टली, एक बार दिखा दीजिए वो क्लिप। हाँ, एक बार वो क्लिप अगर दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, तो बहुत अच्छा होगा। 1996 में ये, क्योंकि ये बड़ा रिलेवेंट है, भाऊ ने बिल्कुल सही आदेश किया, ये रिलेवेंट है इस समय। 1996 में नेतन्याहू इजराइल में आते हैं, मतलब अवतरित होते हैं मोदी जी जैसे। 2025 है, 25 और 4 29 साल। 1996 से लेकर के और 2025 तक, जब लेटेस्ट अभी 13 तारीख को बोले, एक बात ही कॉमन थी हर बार 2012 में, 15 में, 16 में, कि ईरान बिल्कुल अब कगार पर है परमाणु बम बनाने के, न्यूक्लियर कुछ वेपन बनाने के। चंद दिनों की बात है, फ्यू वीक्स एंड फ्यू डेज। और वो बोल रहा है, वो देश बोल रहा है। उसका मैं दर्शकों को कहूंगा, जब वो बोल रहा है, उसका चेहरा देखिए। एक जवान आदमी 2025 तक बूढ़ा हो गया, लेकिन वो वीक में कितने साल होते ये नहीं बता पाया, और एक दिन में कितने साल होते ये नहीं बता पाया। 29 साल बाद भी, और 29 साल पहले जो कह रहा था कि चंद दिन और चंद सप्ताह में होने जा रहा है, 2025 तक कहता है कि एक आध साल शायद हो जाएगा, एक आध साल तक। शायद उसी को शर्म आ रही थी कि अपन चंद दिन, चंद सप्ताह बोलते बोलते 29 साल हो गए। सही है, बुढ़ा हो गया, जवान से बुढ़ा हो गया। उसका चेहरा में देख रहा था कि एक जवान आदमी ने शुरुआत की बोलते बोलते, वो बुढ़ापे पे आ गया, लेकिन परमाणु बम नहीं बना पाई ईरानी, नहीं बना पाएगा। जो 29 साल में चंद घंटों में बनाने वाली चीज 29 साल तक नहीं बनी। तो मुझे तो लगता है कि अब इसके बाद तो ईरान कभी बना भी देगा, इसकी गारंटी भी नहीं। जो 29 साल तक, क्योंकि इजराइल के पास तो इंफॉर्मेशन थी चंद घंटों की। 29 साल में चंद सप्ताह का काम नहीं कर पाए, ऐसा नाकारा ईरान क्या बम बनाएगा? मुझे बताओ तुम। जरा कंट्रोल रूम अगर रेडी हो गया हो, तत्काल ये अर्जेंट है आपको दिखाना। हाँ, deadline for attaining this goal is चेहरा getting देखिए, extremely close.
And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. 2029 1900 मतलब बताइए आप 1996 से इसके फ्यू वीक गए ही नहीं और बेचारा जवानी में बोल रहा था, बुढ़ापा आ गया। यह हाल है। लेकिन एक देश और एक समाज के साथ कितना बड़ा ये अन्याय है, इसको कहने से बहुत सारे लोग गुरेज करेंगे, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। सितंबर 2012 वो देखा है आपने, जिसमें बम बना करके बम को समझा रहा था पूरा। हाँ, तो वो 90% हो गया और बड़े बस 1-2 सप्ताह का ही टाइम है कि अभी वो बम पहला बम बनाएंगे। हाँ, जो हमने बताया था कि वो सेकेंड स्टेज में पहुंच गया 90%, क्योंकि 90% होते ही फिर तो सिर्फ वो औपचारिकता बचती है बम बनाने की। 90% हो गया मतलब बम आपका रेडी है, सिर्फ औपचारिकता बची। वो सितंबर 2012 में, आज से 13 साल पहले उसने 90% पहुंचा दिया था और IAEA कह रही है कि अभी 60%। सोचिए, ऐसे झूठ के साथ अगर मानवता पर, मानव समाज पर कोई ऐसे हमले कर रहा है तो वो नरसंहार का दोषी मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने वारंट जो जारी किया था, अंतरराष्ट्रीय अदालत ने वारंट जारी कर रखा है नेतन्याहू, वो वारंट सही जारी किया था। बस दिक्कत यह है कि विश्व समुदाय इतना कमजोर है कि अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं पर हाथ नहीं डाल पाता है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के वारंट को धता बता रहा है नेतन्याहू, ये देखना होगा। इजाजत हमें दीजिए, ये महत्वपूर्ण चर्चा आप लोग उम्मीद है कि सुनेंगे और अपनी भी टिप्पणी करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।